गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम जो राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रमुख शब्दावलियां हैं जिनका आगे जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ेगा इन शब्दों का प्रयोग होगा। इन शब्दों के साथ जो संवैधानिक पक्ष है, अवधारणात्मक पक्ष हैं, तथ्यात्मक पक्ष हैं, इन शब्दों की सामान्य समझ डेवलप करने के लिए हम शब्दावलियों के नाम से पहले इनको लेकर आ रहे हैं। पेपर में जब हम देखते हैं तो कई शब्दों की नेचर पे प्रश्न पूछ लिया जाता है। कोई पद दे दिया जाता है, व्यक्ति दे दिया जाता है और उसकी प्रकृति पे प्रश्न पूछ लिया जाता है। सीधे सीधे वो सिलेबस का पार्ट होता है, लेकिन क्योंकि शब्दावलियां हैं और वो शब्दावलियां कहीं संविधान में या किसी सिलेबस के पार्ट में कहीं कवर नहीं की जाती है, तो इसलिए हम एक और अध्याय के रूप में इसे जोड़ करके एक शब्दावलियों का एक चैप्टर के रूप में हम इसको साथ लेकर चल रहे हैं। तो वो शब्दावलियाँ कौन-कौन सी हैं, कौन-कौन से वो शब्द हैं जिनके बारे में हमारी सामान्य समझ होनी चाहिए और जिनकी समझ के बाद हम पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं उन शब्दों को कौन-कौन से हैं वो शब्द। शब्दों की प्रकृति क्या है और शब्दावली की वो कौन-कौन से शब्द हैं, इसमें हम देखते हैं। तो आपने कुछ शब्द सुने होंगे, जैसे पहला शब्द है संवैधानिक। दूसरा शब्द है गैर संवैधानिक। तीसरा है संविधानेतर। चौथा है संविधानोत्तर। फिर है सांविधिक। असंवैधानिक। कार्यपालिका के आदेश पर। न्यायिक। अर्धन्यायिक। तो इस तरह से कुछ शब्द मैंने लिखे। पहला शब्द लिखा है संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल। दूसरा शब्द लिखा हुआ है गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक का मतलब हो गया आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। तीसरा है आपका संविधानेतर। संविधानेतर का मतलब हो गया आपका एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। अगला शब्द है संविधानोत्तर, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल। उसके बाद है सांविधिक, स्टेचुटरी। फिर उसके बाद दिया हुआ है असंवैधानिक, नन कॉन्स्टि अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कार्यपालिका के आदेश पर, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूटिव या एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन। न्यायिक, जुडिशरी। और अर्ध न्यायिक यानी क्वेसी जुडिशरी। तो इस तरह से जब ये शब्द सामने आते हैं तो पेपर में एक दो प्रश्न इस तरह के
जो आसान प्रकृति के भी होते हैं और कई बार ऐसी कंडीशन बनती है कि प्रश्न को थोड़ा-सा लेंदी या डेप्थ में लेकर वो पूछ लिया जाता है कि उसकी प्रकृति क्या है। जैसे दे दिया जाएगा, जैसे प्रश्न दिया भी गया कि नीति आयोग की प्रकृति है या नीति आयोग है, और कोई भी 4 ऑप्शन इनमें से लेकर और दे दिए जाएँ तो नीति आयोग की प्रकृति कैसी है? अब क्योंकि नीति आयोग संविधान में नहीं है, गैर संवैधानिक है, लेकिन गैर संवैधानिक के बाद भी उसकी प्रकृति कैसी है, तो उसके एक कदम बियॉन्ड जाकर के प्रश्न पूछा गया था। क्योंकि नीति आयोग जो है वो कार्यपालिका के आदेश पर निर्मित हुआ। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज से योजना आयोग खत्म होता है और नीति आयोग शुरू होता है, और ऐसे प्रपोजल पर राष्ट्रपति का साइन हुआ और नीति आयोग अस्तित्व में आ गया। योजना आयोग जो था वो शून्य हो गया। अब नीति आयोग का संविधान में कहीं भी प्रोविजन नहीं है, और जो संविधान में नहीं है वो गैर संवैधानिक हो गया। लेकिन गैर संवैधानिक के आगे भी उसकी प्रकृति, क्योंकि कार्यपालिका के आदेश पर निर्मित हुआ, तो प्रश्न का उत्तर कार्यपालिका के आदेश पर हो गया, जबकि स्टूडेंट्स का उत्तर गैर संवैधानिक तक ही रुक गया। तो कौन से प्रश्न को हम उसको और आगे तक लेकर जाना है, क्या गैर संवैधानिक की प्रकृति है, क्या संवैधानिक की प्रकृति है, तो इन शब्दों पे हम आज चर्चा करेंगे। तो पहला शब्द दिया हुआ है आपका संवैधानिक। तो संविधान क्या है? सामान्यतः जब प्रश्न उठता है कि संविधान, तो संविधान में होने के कारण वो संवैधानिक हुआ, तो संवैधानिक एक विधि है। तो पहला एक और शब्द नया डेवलप हुआ, विधि। विधि को हम देखें तो विधि के सामान्यतः 3 प्रकार हैं। पहला सर्वोच्च विधि, दूसरा अधीनस्थ विधि, और तीसरा न्यायिक विधि। सामान्यतः विधि की परिभाषा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 जो है ये वहां से दी गई है। आर्टिकल 13 जो है वो विधि की परिभाषा बताता है, जिसके अनुसार प्रत्येक आदेश, अध्यादेश, अधिसूचना, नियम, विनियम, प्रवर्त विधि, उपविधि, ये सब जो हैं ये विधि के प्रकार हैं। कोई आदेश भी दिया गया, मान लीजिए जिला कलेक्टर ने कोई आदेश जारी किया, उस आदेश का प्रभाव भी विधि की तरह ही है। यदि आप उस आदेश का पालन नहीं करते हैं तो फिर ऐसी कंडीशन में विधि का पालन नहीं करने पर जो प्रोविज़न है, जो प्रावधान है, वो लागू होते हैं। कोई आदेश दे दिया गया, वो भी एक विधि है। कोई निर्देश जारी किया गया किसी विभाग ने, वो भी एक विधि की तरह ही है। तो सामान्यतः विधि के ये प्रकार हैं। लेकिन प्रकृति के आधार पर, उसके निर्माण के आधार पर कि वो विधि बनी कैसे है, किसने बनाई है, इसको हम 3 तरीके में बाँटते हैं। तो पहला प्रकार दिया हुआ है सर्वोच्च विधि। सर्वोच्च विधि में जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि सर्वोच्च विधि का मतलब सबसे ऊँची विधि है। तो सर्वोच्च विधि क्या है? ऐसी विधि जिसका निर्माण या तो संसद करे और या फिर राज्य में राज्य विधानमंडल करे। या तो इसका निर्माण संसद के द्वारा किया गया है जो पूरे देश में लागू है, क्योंकि उसकी परिधि पूरे देश तक है, और या फिर राज्य के विधानमंडल ने लागू किया है, और वो भी उस राज्य की परिधि तक जहां तक उस विधि का प्रभाव या उस राज्य का विस्तार है, उस राज्य के सभी नागरिकों पर लागू है। तो ऐसी विधि कैसी होगी? ये विधि ऐसी होगी जो सभी पर समान रूप से लागू होगी। इसमें किसी प्रकार का विभेद नहीं होगा। ये विधि सभी पर समान रूप से लागू होगी। तो सर्वोच्च विधि का निर्माण या तो देश में संसद करेगी
या राज्य में राज्य का विधानमंडल करेगा। ऐसी विधि सभी पर समान रूप से लागू है, इसलिए इसको सर्वोच्च विधि कहा गया। इसको मूल विधि भी कहा जाता है। सर्वोच्च विधि का दूसरा नाम मूल विधि भी है। सामान्यतः जो भी विधि हमारे यहाँ भारतीय संसद बनाती है या फिर राजस्थान में राजस्थान का विधानमंडल यानी विधानसभा बनाती है, ऐसी विधि को हम सर्वोच्च विधि के रूप में रखते हैं। दूसरा नाम दिया गया है अधीनस्थ विधि। अधीनस्थ विधि को हम सबॉर्डिनेट लॉ इसके रूप में भी जानते हैं, और कई बार इस विधि को प्रत्यायोजित विधायन एक शब्द लिख दिया जाता है। प्रत्यायोजित विधायन इंपॉर्टेंट शब्द है ये। प्रत्यायोजित का मतलब होता है हस्तांतरित करना। विधायन का मतलब है विधि का निर्माण कर दिया गया, यानी ऐसी विधि जो हस्तांतरित विधि के रूप में है। तो यहाँ पर प्रश्न उठा कि भाई क्या न्यायालय, क्या विधायिका अपनी या सर्वोच्च विधि में जो संसद है, क्या अपनी विधि बनाने की शक्ति को ट्रांसफर कर सकती है क्या? संसद कहे कि हमारे पास भी इतने काम है, हम सारी विधि पर या सारे विषयों पर विधि का निर्माण नहीं कर सकते, तो क्या हम विधि ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? मामला न्यायालय में गया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अपना इंटरप्रिटेशन दिया और कहा कि सर्वोच्च विधि या मूल विधि का निर्माण संसद या संबंधित राज्य में राज्य विधानमंडल को करना होगा। उससे जुड़ी हुई यदि कोई विधि है, उससे जुड़ी हुई विधि को आप हस्तांतरित कर सकते हो, लेकिन मूल विधि आपको बनानी ही पड़ेगी। इसका मतलब मूल विधि का निर्माण या सर्वोच्च विधि का निर्माण या तो संसद करेगी और या फिर राज्य का विधानमंडल करेगा। मूल विधि को कभी हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। मूल विधि सर्वोच्च विधि के रूप में है, सबसे ऊपर है। इससे जुड़ी हुई जो विधियां होगी, सहायक विधि जो होगी, वो आप हस्तांतरित कर सकते हो। निर्माण करने के लिए किसी आप अधीनस्थ को कह सकते हो कि उससे जुड़ी हुई सहायक विधि का निर्माण करे। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि ऐसी विधि बनती है, जैसे जिला कलेक्टर ने कोई विधि बनाई, तो जिला कलेक्टर होना ये एक विधि है लोक सेवक की परिभाषा में, और लोक सेवक का होना यह आपके मूल विधि में है। अब लोक सेवक जरूरत पड़ने पर कब और कहां और कौन सी विधि बनाएगा, ये लोक सेवक तय कर रहा है, जिला कलेक्टर तय कर रहा है। तो जिला कलेक्टर के द्वारा जो निर्मित विधि होगी, ये अधीनस्थ विधि के रूप में आएगी। लोकसभा ने कोई विधि बनाई, अब क्योंकि संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बन रहा है, इन तीनों के द्वारा जो निर्मित विधि है वो सर्वोच्च विधि है। लेकिन लोकसभा ने कोई विधि बनाई, इसका मतलब है लोकसभा ने अपने लिए कोई विधि बनाई है जिसका प्रभाव लोकसभा तक है। तो ऐसी स्थिति में वो एक पर्टिकुलर लॉ हो गई, एक विशेष विधि हो गई, और इसलिए ऐसी विधि को हम अधीनस्थ विधि के रूप में रखते हैं। अधीनस्थ विधि का मतलब हो गया मूल विधि का निर्माण, सर्वोच्च विधि का निर्माण संसद या राज्य विधानमंडल करे, उससे जुड़ी हुई सहायक विधि का जब निर्माण हो तो वो अधीनस्थ विधि के रूप में आती है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे जिला कलेक्टर के द्वारा निर्मित विधि। तो ये विधि के दो प्रकार हुए। तीसरा प्रकार है न्यायिक विधि, जजमेंट लॉ। सामान्यतः जब हम विधि के रूप में आते हैं तो हम सब जानते हैं भारत में किसी भी प्रकार की विधि का निर्माण विधायिका का काम है, और न्यायालय का काम विधि का निर्माण करना नहीं है। न्यायपालिका विधि का निर्माण नहीं करके और विधि की असंगतता की जांच करेगी, या फिर विधि को जांच करेगी कि भाई वो किस तरीके से है, सही है या गलत है। तो न्यायिक विधि यानी क्या न्यायपालिका विधि का निर्माण कर सकती है क्या? तो जब ये प्रश्न उठा तो इस पर अपना इंटरप्रिटेशन हुआ, और न्यायिक विधि की डेफिनेशन या न्यायिक विधि की प्रकृति तब सामने आई जब कोई व्यक्ति न्याय के लिए न्यायालय में जाए
और न्यायालय जब निर्णय देने की स्थिति में संविधान की स्थिति को देखे, पिनल कोड की स्थिति को देखे, क्रिमिनल प्रोसीजर प्रोसीजर कोड की स्थिति को देखे और नहीं मिले वहां पर ऐसा कुछ, तो न्यायालय कभी न्याय देने से मना नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय क्या करे? तो न्यायालय के द्वारा जब ये तीनों विधियों को देख लिया जाता है और उसके बाद उसे लगे कि विधि का अभाव है, तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका एक गाइडलाइन जारी करती है। क्योंकि विधि निर्माण करना विधायिका का काम है, न्यायपालिका विधि का निर्माण नहीं कर सकती। लेकिन विधि के अभाव में वो गाइडलाइन जारी करती है कि जब तक विधि का निर्माण नहीं होता है तब तक इनके अनुसार निर्णय दिया जाएगा, न्याय किया जाएगा, या संबंधित जो भी उस पक्ष पर है वो उसके अनुसार ऐसा करे। तो कई बार न्यायपालिका के द्वारा गाइडलाइन जारी की जाती है, यही गाइडलाइन न्यायिक विधि के रूप में जानी जाती है। कई बार एग्जाम्पल के रूप में पेपर में प्रश्न भी पूछ लिया गया है, जैसे विशाखा गाइडलाइन। विशाखा गाइडलाइन। अब विशाखा गाइडलाइन कैसे है विधि या न्यायिक विधि के रूप में कैसे? हमारे यहाँ वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर किसी प्रकार की विधि का निर्माण नहीं किया गया था। ना तो सर्वोच्च विधि के रूप में निर्माण हुआ, ना अधीनस्थ विधि के रूप में निर्माण हुआ। लेकिन जब इस तरह की प्रकृति के अपराध बढ़े और कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक विधि की जरूरत महसूस हुई, तो उससे पहले जब इस तरह के अपराध हुए और अपराधों में मामले जब कोर्ट में गए, तो माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने जब ऐसी स्थिति को देखा और विधि का अभाव पाया और उन्होंने माना कि भाई ऐसी प्रकृति में यदि दंड दिया जाए तो दंड किस स्थिति में दिया जाए, कैसा दिया जाए, क्योंकि ऐसा उल्लेख है नहीं। तो फिर सर्वोच्च न्यायालय ने विशाखा गाइडलाइन के रूप में एक विधि का निर्माण किया, एक गाइडलाइन जारी की कि ऐसा होने पर ऐसा होगा, जिसे छद्म रूप से विशाखा गाइडलाइन के नाम से जाना गया। विशाखा गाइडलाइन जब निर्मित हो गई, न्यायपालिका के द्वारा जब ये जारी कर दी गई और इसके अनुसार जब निर्णय किए जाने लगे, न्याय किया जाने लगा, उसके बाद दिल्ली में एक निर्भया केस की स्थिति आई और जब महसूस हुआ कि देश में एक मजबूत कानून की आवश्यकता है, ऐसे अपराधों पर रोक लगाने की आवश्यकता है, तो फिर विशाखा गाइडलाइन के स्थान पर सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर वर्क प्लेस पर विधि का निर्माण किया गया। और विशाखा गाइडलाइन जो थी, ये नई विधि के निर्माण के अस्तित्व में आने के बाद शून्य हो गई। तो कहने का मतलब न्यायिक विधि क्या है? न्यायिक विधि विधि के अभाव में विधि है। जब तक विधि नहीं थी तब तक न्यायपालिका ने गाइडलाइन बनाई और इस गाइडलाइन ने उसी रूप में काम किया जिस रूप में विधि काम करती है। लेकिन जब मूल विधि का निर्माण हो गया, मूल विधि के निर्माण के साथ ही विशाखा गाइडलाइन का प्रभाव समाप्त हो गया। कहने का तात्पर्य हुआ, न्यायिक विधि न्यायपालिका के द्वारा निर्मित की गई वह गाइडलाइन है जो मूल विधि या विधि के अभाव में काम करती है, और जैसे ही विधि का निर्माण हो जाता है वैसे ही गाइडलाइन का प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से विधि की परिभाषा हमने देखी। आर्टिकल 13 जो है वो विधि की डेफिनेशन देता है और विधि की नेचर जो है वो निर्माण के आधार पर हमने उसको 3 भागों में बांटा। पहला हो गया सर्वोच्च विधि, संसद या राज्य विधानमंडल बनाए। सबसे ऊपर विधि है, सभी पर समान रूप से लागू होती है। मूल विधि भी कहा जाता है और इसका निर्माण इन्हीं के द्वारा होगा। जब इनका निर्माण हो जाए और इनसे जुड़े हुए सहायक विषयों पर विधि निर्माण की अधिकारिता दूसरे को दे दी जाए, तब ये विधि हस्तांतरित विधि है, जिसे अधीनस्थ विधि के रूप में भी जाना जाता है। इसे ही प्रत्यायोजित विधायन भी कहा जाता है और ऐसी विधि नीचे वाले अधीनस्थों के द्वारा निर्मित की जाती है, जैसे जिला कलेक्टर के द्वारा निर्मित विधि। तीसरी विधि न्यायिक विधि हो गई। विधि के अभाव में विधि है। विधि का निर्माण करना न्यायपालिका का काम नहीं है, लेकिन जब विधि नहीं है तो विधि के अभाव में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जो गाइडलाइन जारी करे वो
उस रूप तक जब तक विधि निर्मित नहीं होती तब तक विधि के रूप में काम करेंगे और निर्माण होने के बाद इनका प्रभाव शून्य हो जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में हमने देखा विशाखा गाइडलाइन। अब हम देखते हैं कि विधि में जो संविधान है, क्योंकि संविधान खुद एक विधि है, सबसे बड़ा या सबसे प्रवर्त जिसको हम कह सकते हैं अप्लाइड जो है, सबसे बड़ा कानून जो है वो संविधान है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने इंटरप्रिटेशन में जब ट्रिपल तलाक पर जारी हुई बहस चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट उस पर चर्चा कर रहा था, उस पर हियरिंग चल रही थी, तो ऐसी स्थिति में वहां इंटरप्रिटेशन हुआ और इंटरप्रिटेशन में ये कहा गया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ एक विशेष विधि है। तो धार्मिक विधि है, धार्मिक विधि का अपना अस्तित्व है अलग, लेकिन जिस देश में वो है उस देश का कानून सबसे बड़ा है और इसलिए फिर ट्रिपल तलाक जो है उसके ऊपर उसमें संशोधन और ट्रिपल तलाक एक बार में तीन तलाक बोलकर जो है उसको जो प्रोविजन था या जो प्रयोग किया जाता था उसको रोक दिया गया। अब हम देखते हैं कि जो हमने मूल शब्द देखे अभी, जिस तरह से संवैधानिक गैर संवैधानिक, क्योंकि विधि के अंतर्गत ये विधि के कौन से प्रकार है, अभी हमने देखा कि विधि जो है वो निर्मित कैसे होगी, उसकी प्रकृति कैसे होगी। अब इन विधियों के किस तरह से प्रयोग किए जाते हैं या इनके किस तरह से निर्माण किया जाता है, कौन सा पद, कौन सा व्यक्ति किसके अंतर्गत आता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला शब्द है संविधान से लिया गया जिसको हमने कहा संवैधानिक विधि। संवैधानिक विधि, संवैधानिक विधि कैसे है, क्या है? भारतीय संविधान को जब हम देखते हैं तो आर्टिकल 1 से लेकर और 395 तक जो भी अनुच्छेद हैं, इन सबको हमने संवैधानिक विधि के रूप में रखा है। आगे इनकी प्रकृति बदलाव होता है, थोड़ा जब आगे चलेंगे तो हम देखेंगे किस तरह से ये संवैधानिक विधि है। यानी ऐसी विधि जो संविधान में आर्टिकल 1 से लेकर 395 तक है, ऐसी विधि को हमने संवैधानिक विधि या संवैधानिक कहा। अब यहाँ जो भी संवैधानिक विधि है या संविधान में है, उसकी दो तरह की प्रकृति हो गई। हमारा संविधान जिस दिन पूर्ण रूप से अस्तित्व में आ गया बनकर, वो तारीख है 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान का पूर्ण प्रवर्तन हो गया। तो इस दिन जो हमारे पास था, इस दिन जो हमारे पास था, इस दिन जो संविधान में था वह विधि, और उसके बाद संविधान संशोधन के द्वारा समय समय पर जो आवश्यक चीजें जोड़ी गई, तो आप देखेंगे कि संवैधानिक विधि के दो प्रकार हो गए। पहली संवैधानिक विधि ऐसी हो गई जो हमारा मूल संविधान जिस दिन से प्रवर्त हुआ, 26 जनवरी 1950 को जब हमारा मूल संविधान पूर्ण रूप से प्रवर्तित हो गया, इस दिन जो हमारे पास था संविधान में, वो भी हमने संवैधानिक विधि के अंतर्गत रखा। और आज संविधान संशोधनों के बाद जो नई चीजें जोड़ी गई, इन रिलेवेंट चीजों को संविधान से हटाया गया, ओमिटेड किया गया, निरसित किया गया, और जरूरत या प्रासंगिक चीजों को संविधान में शामिल किया गया। ऐसे तत्वों को जोड़ने के बाद जो हमारा संविधान है, तो उसके बाद जो जोड़े गए वो भी संवैधानिक स्थिति है। लेकिन यहां थोड़ा सा फर्क है, और वो फर्क क्या है?
अनुच्छेद 1 से 395 तक जो कुछ भी है वो दो तरह से है। एक संविधान के प्रारंभ से है, दूसरा संविधान संशोधन होने के बाद से है। अब ये दोनों संवैधानिक है, लेकिन जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न की प्रकृति के अनुसार जो ऑप्शंस दिए गए हैं उन ऑप्शंस के अनुसार जवाब तय होगा। और कैसे होगा, थोड़ा सा आगे चलते हैं इसमें। जो मूल संविधान में है वो भी संवैधानिक है, और जो संविधान संशोधन से संविधान में प्रतिस्थापित है इसका मतलब ये मूल संविधान के अस्तित्व में आने के बाद है, तो इसे हमने कहा संविधानोत्तर, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल। जैसे शिक्षा का अधिकार, जैसे मूल कर्तव्य, जैसे प्रशासनिक अधिकरण, जैसे जीएसटी परिषद। अब देखने से पता चलेगा कि ये संविधान में है, तो इनकी नेचर संवैधानिक है। लेकिन संवैधानिक स्थिति में जब हम आते हैं तो संवैधानिक शब्द सिर्फ एक सूचना दे रहा है, एक जानकारी दे रहा है कि वो संविधान में है। लेकिन जब हम संविधानोत्तर पे आते हैं तो संविधानोत्तर दो तरह की इंफॉर्मेशन दे रहा है। पहला, वो संविधान में है, और दूसरा, मूल संविधान में नहीं था, संविधान संशोधन के द्वारा स्थापित किया गया। तो ज्यादा आगे कौन सा गया हमारा उत्तर? शिक्षा का अधिकार संवैधानिक है, लेकिन संवैधानिक होने के बाद संशोधन के द्वारा जुड़ा तो संविधानोत्तर हो गया। तो संविधानोत्तर में दोनों सूचनाएं उपलब्ध है। पहला, वो संवैधानिक भी है, दूसरा, संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। तो शिक्षा का अधिकार, मूल कर्तव्य, प्रशासनिक अधिकरण, जीएसटी परिषद और ऐसी अन्य विधियां जो संशोधन के द्वारा जुड़ी है, संविधान में है। संविधान में होने के बाद भी प्रश्न के उत्तर में संविधानोत्तर में जाएगी, क्योंकि मूल संविधान में नहीं थी, संशोधन के द्वारा जुड़ी। तो ज्यादा नजदीक कौन सा उत्तर गया आपका? संविधानोत्तर। तो पहला उत्तर यदि आप संवैधानिक करते हैं तो गलत होगा, क्योंकि ज्यादा नजदीक संविधानोत्तर गया है। पहला उत्तर ये सही होगा। ये ऑप्शन में नहीं हो तो फिर आप संवैधानिक पे जा सकते हैं। आगे आते हैं हम। हमने डिस्कस किया संवैधानिक और संविधानोत्तर। अगला शब्द आता है गैर संवैधानिक। ध्यान से समझिएगा इसे थोड़ा सा। पहला शब्द था संवैधानिक, जिसका मतलब था ऐसी विधियां जो संविधान में है। इसका मतलब या तो वो पहले से हो या फिर वो संशोधनों के द्वारा बाद में जोड़ी गई हो, संविधान में जगह दे दी गई उसको। लेकिन हमारे यहाँ प्रत्येक विधि ऐसी नहीं है जिसको संविधान में जगह दी जाती है। हम रेलेवेंसी के आधार पर तय करते हैं कि कौन सी विधि को जगह देनी है और कौन सी विधि को जगह नहीं देनी, या फिर संविधान में जो विषय हैं उन विषयों की प्रकृति से तय हो जाता है कि इसमें संशोधन के द्वारा संविधान में ही जोड़ा जाना है, और या फिर इसे संशोधन के बाहर भी रखा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम सारी विधियों को संविधान में जगह देंगे तो हमारा संविधान बहुत बड़ा हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में कभी हमको जरूरत महसूस हो तो उसमें संशोधन करना
थोड़ा सा कठिन होगा। जैसे छोटा सा एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। भारत में जब जीएसटी को लाया गया, तो जीएसटी भारत के लिए एक नया प्रयोग था। विश्व के अन्य देशों में उसका स्वरूप अलग अलग था। भारत की प्रकृति के हिसाब से, भारत की विशालता के आधार पर जब हमने भारत में इसे लागू किया, तो विपक्ष ने कहा कि हम इसे संवैधानिक मान्यता के रूप में देखना चाहते हैं। अब क्योंकि जीएसटी को संविधान में स्थापित करने के लिए संशोधन करना पड़ता, तो हमने इसे संविधान से दूर रखा। अभी हम देखना चाहते थे कि भाई ये किस तरह से लागू है, इसमें क्या क्या कमियां हैं। सरकार ने जीएसटी को लागू कर दिया। जीएसटी कानून को हमने संविधान में जगह नहीं दी, जीएसटी परिषद को हमने संविधान में जगह दी, जीएसटी कर के रूप में भी। लेकिन जो जीएसटी के स्लैब थे, आर्टिकल 269 ए जीएसटी कर के रूप में है, और आर्टिकल 279 ए जीएसटी परिषद के रूप में है। लेकिन जीएसटी के जो स्लैब रेट थे, उन स्लैब रेट को, यानी उनके जो प्रकार की श्रेणियां थी, 0%, 6%, उनको हमने संविधान में जगह नहीं दी। क्योंकि हमको कौन से विषय को किस में रखना है, हो सकता है जरूरत पड़ने पर हमको 18% वाले को निकाल करके और 28 में डालना पड़े। कई विषय ऐसे थे जो 28% टैक्सेशन में थे, लेकिन उनको हमने 0% में भी रखा बाद में। अब उस समय सरकार बहुमत में थी, वो सरकार संविधान में जगह दे जाती उस स्लैब रेट को। लेकिन परवर्ती सरकार यदि कोई ऐसी हो जो बहुमत के आधार पर नहीं हो, और ऐसी जरूरत महसूस हो कि उसकी स्लैब रेट में परिवर्तन करना हो, तो ऐसी स्थिति में जो बहुमत का प्रकार है वो नहीं होने पर ऐसे संशोधन में मुश्किल आती। तो हमने जीएसटी को संविधान में रख दिया, जीएसटी परिषद को रख दिया, स्लैब रेट को नहीं रखा। क्यों? अभी हमको रिलेवेंसी तय करनी थी कि उसे रखना है या नहीं रखना। और जब धीरे धीरे वो कानून चला आगे, तब हमको महसूस हुआ कि वास्तव में स्लैब रेट को संविधान में नहीं रखना कितनी बड़ी समझ थी। नहीं तो हम हर दिन संविधान संशोधन करते और किसी विषय को किसी स्लैब में और किसी विषय को किसी स्लैब में रखते। तो कहने का तात्पर्य है कि गैर संवैधानिक विधि ऐसी विधि हो गई जो संविधान में नहीं है, लेकिन विधि के रूप में अस्तित्व है। और इसी विधि का दूसरा नाम है संविधानेतर, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। संविधान से इतर है जो, संविधान से पृथक है जो। यहां पे दूसरी विधि थी जो संविधान में है, जिसको हमने संवैधानिक नाम दिया। अब इसे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। संवैधानिक विधि जो संविधान में है, और कैसे है? या तो मूल रूप से है, और या फिर संशोधन के द्वारा है। जो संशोधन के द्वारा है, इसका मतलब वो संविधान में बाद में जुड़ी है, तो इसकी नेचर हो गई संविधानोत्तर। अब ऐसी विधि जो विधि के रूप में अस्तित्व रखती है लेकिन संविधान में नहीं है, विधि तो है वो, क्योंकि प्रत्येक विधि को हम संविधान में जगह नहीं देते, लेकिन विधि के रूप में हम उसको मान्यता देते हैं। तो ऐसी विधि जिसको संविधान में जगह नहीं दी गई है लेकिन विधि के रूप में अस्तित्व है, ऐसी विधि को हमने कहा गैर संवैधानिक या संविधानेतर। दोनों शब्द एक हैं। संविधानेतर का मतलब भी हुआ संविधान से इतर है जो, संविधान से पृथक है जो, संविधान में नहीं है जो। ये जो विधि है, इस विधि का निर्माण किस तरह से हो रहा है? अब आप देखिए, गैर संवैधानिक विधि या संविधानेतर विधि का निर्माण या तो संसद करेगी,
और या फिर कार्यपालिका करेगी। ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। ऐसी विधि जो संविधान में नहीं है, विधि के रूप में अस्तित्व है, या तो गैर संवैधानिक हुई या संविधानेतर हुई। इस विधि का निर्माण या तो संसद करेगी और या फिर कार्यपालिका करेगी। संसद करेगी इसका मतलब इस विधि में पार्लियामेंटेरियन भाग लेंगे, संसद के सदस्य भाग लेंगे, यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों भाग ले रहे हैं। एक सदन से पास हो रही है, दूसरे सदन से जा रही है, दूसरे सदन से पास होकर राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए जा रही है। राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, विधि का निर्माण हो गया। किसने भाग लिया? संसद ने भाग लिया। इस विधि को हम कहेंगे सांविधिक विधि। संविधान में नहीं है, संसद ने बनाई है, गैर संवैधानिक है पहला प्रकार। लेकिन यदि उस विधि को लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ने बनाया है, संसद ने बनाया है, संविधान में जगह नहीं मिली है, विधि के रूप में है, ऐसी विधि को हमने कहा सांविधिक विधि। सांविधिक विधि का छोटा सा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। ऐसा कोई भी आयोग, सामान्यतः ऐसी विधि अधिनियम के द्वारा बनी निर्मित होती है। जिसके भी आगे अधिनियम है, इसका मतलब उसका निर्माण हमने सांविधिक विधि के रूप में किया है। जैसे एग्जाम्पल, मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार अधिनियम बना, मानवाधिकार के कानून बने, उस कानून के पास होने के बाद मानवाधिकार आयोग अस्तित्व में आया। सूचना अधिनियम बना, सूचना अधिनियम बनने के बाद सूचना आयोग अस्तित्व में आया। महिला आयोग बना, बाल अधिकार संरक्षण आयोग बना। इनके अधिनियम बनने के बाद ये आयोग अस्तित्व में आए, तो इनकी प्रकृति या नेचर सांविधिक हुई। तो सांविधिक का सिंपल सा अर्थ है ऐसी विधि जिसके निर्माण में संसद के सदस्य, पार्लियामेंटेरियन भाग लें, लेकिन उस विधि को संविधान में जगह नहीं दी जाए, ऐसी विधि सांविधिक है। जो विधि सांविधिक होगी निश्चित रूप से या तो गैर संवैधानिक, और गैर संवैधानिक का ही दूसरा नाम है संविधानेतर, इसमें यह काउंट की जाएगी। अब यहां पर देखिए, दूसरी तरह की विधि है कार्यपालिका के द्वारा निर्मित विधि, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूटिव। ऐसी विधि जिसमें कार्यपालिका ने भाग लिया, केवल कार्यपालिका। और कार्यपालिका की डेफिनेशन अभी हम देखेंगे। कार्यपालिका की सिंपल सी परिभाषा कि भाई किस किस को शामिल करें। तो जब आप भारतीय संविधान के भाग 5 को ओपन करते हैं और भाग 5 के अध्याय 1 को जब आप ओपन करते हैं, जहां राष्ट्रपति का आर्टिकल शुरू होता है, उस राष्ट्रपति के आर्टिकल 52 से लेकर और विधायिका के आर्टिकल 79 जब शुरू होता है, उससे पहले तक यानी 78 तक के जितने भी आर्टिकल्स हैं, इन सब का अध्याय 1 कार्यपालिका लिखा हुआ है। तो कार्यपालिका आर्टिकल 52 से शुरू हुआ और 78 पे खत्म हो गया। तो इसमें क्या क्या शामिल हुआ? आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति आ गए, कार्यपालिका का पार्ट। कार्यपालिका में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति, आर्टिकल 63, उपराष्ट्रपति कार्यपालिका में आ गए। आगे चले हम तो आर्टिकल 74, 75 मंत्रिपरिषद से संबंधित, और मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री, आपके कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। तो पूरी मंत्रिपरिषद कार्यपालिका का पार्ट। और आर्टिकल 76 में महान्यायवादी, कार्यपालिका का पार्ट। 79 से विधायिका शुरू हो गई, तो कार्यपालिका का आर्टिकल 52 टू 78, भाग 5 अध्याय 1, ये सब कार्यपालिका के पार्ट हैं। अब इस कार्यपालिका ने किसी विधि को बनाया, संसद ने नहीं, कार्यपालिका ने। कार्यपालिका ने किसी विधि को बनाया, तो ऐसी विधि एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन कहलाएगी। एग्जाम्पल के रूप में जैसे
नीति आयोग। NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। ये नीति वो वाला नीति नहीं है, ध्यान रखेंगे। NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया, नीति आयोग। अब यहां देखिए, प्रश्न था नीति आयोग है। अब नीति आयोग संविधान में नहीं है, तो नीति आयोग कैसा हो गया? या तो गैर संवैधानिक हो गया और या फिर संविधानेतर हो गया। पहला प्रकार, संविधान में नहीं है नीति आयोग, इसलिए नहीं होने के कारण जो संविधान में नहीं है वो या तो गैर संवैधानिक होता है, और इसी गैर संवैधानिक का दूसरा नाम है संविधानेतर। स्टूडेंट यहीं तक रुक गया, क्योंकि जो संविधान में नहीं है उनकी जानकारी यहीं तक थी। प्रश्न वाले ने प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा नीचे लिया और उसने ऑप्शन दे दिया कार्यपालिका द्वारा निर्मित विधि। अब क्योंकि नीति आयोग का निर्माण संसद ने नहीं किया, कार्यपालिका ने किया था, तो प्रश्न का पहला उत्तर था कार्यपालिका के द्वारा निर्मित विधि। यह ऑप्शन में नहीं होता तो फिर आपका उत्तर इन दोनों में से जो उपलब्ध होता वो होता। अधिकतर स्टूडेंट ने टिक किया मास लेवल पे, लेकिन क्योंकि उत्तर क्या है? कार्यपालिका के द्वारा निर्मित विधि। बहुत क्लियर है, जो विधि संविधान में नहीं है वो इन दोनों में से एक है, मतलब ये दोनों ही है, एक ही प्रकार है। इन दोनों में भी विधियों को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। यदि ऐसी विधि का निर्माण संसद करती है, पार्लियामेंटेरियन भाग लेते हैं, लोकसभा राज्यसभा से पास होकर राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए जाती है, ऐसी विधि को हमने कहा सांविधिक, स्टेचुटरी। ऐसी विधि जिसको कार्यपालिका बना रही है, उस विधि को हमने कहा कार्यपालिका के द्वारा निर्मित विधि। अगला शब्द आता है असंवैधानिक। असंवैधानिक का बहुत सिंपल सा मीनिंग है, हमारे यहाँ कोई भी विधि संविधान के विरुद्ध नहीं हो सकती, संविधान से असंगत नहीं हो सकती। यदि वो विधि के रूप में अपना अस्तित्व रख रही है तो संविधान के संगत होगी, संविधान के अनुसार होगी। इसका मतलब असंवैधानिक का मतलब क्या है? या तो वो विधि नहीं होगी, और विधि है तो असंवैधानिक नहीं होगी। कोई भी विधि असंवैधानिक नहीं हो सकती। विधि कभी भी असंवैधानिक नहीं है। जब तक है तब तक वो विधि है। जैसे छोटा सा एग्जांपल, हमारे यहाँ NJSC बना, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। सरकार ने माना कि भाई हमारे यहाँ न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए, और प्रक्रिया में जो बदलाव होगा उस बदलाव के लिए हमने एक परिषद बनाई। उस परिषद में हमने 7 सदस्यों का प्रोविज़न किया। उसमें हमने एक मुख्य न्यायाधीश को रखा, दो हमने अन्य न्यायाधीश को 6 सदस्यों का प्रोविज़न किया, एक मुख्य न्यायाधीश को रखा, दो अन्य न्यायाधीश वरिष्ठतम न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, दो विधि की समझ रखने वाले दो प्रमुख व्यक्ति, और एक भारत का विधि मंत्री जो कार्यपालिका का पार्ट है, इसको हमने शामिल किया। इन 6 सदस्यों से मिलाकर हमने एक परिषद बना दी जो हमारे यहाँ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता। न्यायाधीशों की नियुक्ति और न्यायाधीशों का ट्रांसफर, ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो है, जो भी हमारे यहाँ कॉलेजियम काम कर रहा है, उस कॉलेजियम के स्थान पर लाया गया। 99वें संविधान संशोधन से NJSC आ भी गया। भारत के संविधान की बुक में उस पेज को ऐड कर दिया गया, 99वें संविधान संशोधन से अस्तित्व में आ गया। अब जब दो प्रोमिनेंट सदस्यों की नियुक्ति के लिए जो कमेटी थी, उस कमेटी में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को रखा गया था। 3 सदस्य थे उसमें। उन 3 सदस्यों में भारत के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल थे जो उस कमेटी के हेड थे। एक PIL सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल हुई, और उस PIL पर निर्णय करते हुए जब सरकार ने कहा कि भाई अब
2 सदस्यों के लिए एक कमेटी में आप आइए और 2 सदस्यों को चुनिए। तो माननीय जी.एस. खेहर, उस समय जगदीश चंद्र खेहर माननीय न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में थे। उन्होंने कहा भाई अभी पीआईएल पर सुनवाई करनी है, और पीआईएल इसी से संबंधित है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग संवैधानिक है या नहीं है, या कहीं असंवैधानिक तो नहीं है। हियरिंग शुरू हुई, और जब इस पर इंटरप्रिटेशन हुए और उसके बाद जो निर्णय दिया गया, उस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग असंवैधानिक है। और असंवैधानिक क्यों था? क्योंकि हमारे यहाँ आर्टिकल 50 प्रोविज़न करता है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और परिषद में एक विधि मंत्री का होना जो कार्यपालिका का पार्ट है, वो ये स्पष्ट करता है कि कार्यपालिका का इंटरफेयर हो गया। तो माननीय न्यायालय ने इसको वॉइड किया और अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया। तो जब तक यह रहा तब तक विधि थी, और कोई भी विधि असंवैधानिक नहीं हो सकती। जैसे ही इंटरप्रिटेशन आया और सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित किया, वैसे ही विधि के रूप में इसका प्रभाव समाप्त हो गया। अब ये विधि नहीं रही। तो स्पष्ट रूप से ध्यान रखें, भारत में कोई भी आयोग, कोई भी पद, कोई भी व्यक्ति असंवैधानिक नहीं है। किसी भी प्रश्न के उत्तर में असंवैधानिक नहीं करना। यदि विधि के रूप में उसका अस्तित्व है, पद के रूप में उसका एग्जिस्टेंस है, तो वो अपना अस्तित्व एक निश्चित विधि के रूप में रखेगी। असंवैधानिक के रूप में कभी भी प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। तो स्पष्ट हो गया। एक बार हम फिर रिवीजन कर लेते हैं इस वाले पार्ट को। सबसे पहले हमने देखा विधि के प्रकार। विधि के प्रकार में हमने देखा 3 प्रकार की विधियां हैं: सर्वोच्च विधि, अधीनस्थ विधि, न्यायिक विधि। सर्वोच्च विधि का निर्माण संसद या राज्य विधानमंडल कर रहा है, सभी पर समान रूप से लागू हो रही है, इसी को मूल विधि कहा गया है। और इसका निर्माण यही करेंगे, यही का मतलब संसद या राज्य विधानमंडल। दूसरी अधीनस्थ विधि, मूल विधि के निर्मित होने के बाद यदि सहायक विधि का निर्माण करना है तो ट्रांसफर हो सकता है। इस ट्रांसफर होने को प्रत्यायोजित विधायन कहा जाता है। इस विधायन में अधीनस्थों के द्वारा सहायक विधि बन सकती है, जैसे जिला कलेक्टर के द्वारा निर्मित विधि। तो ऐसी विधि को हमने कहा अधीनस्थ विधि। विधि के अभाव में जब विधि की आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की जाती है, ये न्यायिक विधि कहलाती है। इनका प्रभाव तब तक रहेगा जब तक कि विधि का निर्माण नहीं हो जाए। मूल विधि के निर्मित होते ही गाइडलाइन का प्रभाव शून्य हो जाता है। इसका मतलब ये विधि के अभाव में विधि के रूप में काम करती है। उसके बाद हमने देखा संवैधानिक विधि। संवैधानिक विधि का मतलब ऐसी विधि जो संविधान में है। अब वो संविधान में 2 तरह से है, या तो मूल संविधान में थी या संशोधन के द्वारा थी। जो संशोधन के द्वारा थी वो एक कदम और आगे चली गई, उसको हमने कहा संविधान संशोधन के बाद की स्थिति को हमने कहा संविधानोत्तर विधि, जो संशोधन के बाद है। पहली प्रकार की विधि संवैधानिक है, जो मूल रूप से है। दूसरी प्रकार की विधि भी संवैधानिक है, लेकिन यदि वो बाद में जुड़ी है तो उसके लिए प्रॉपर शब्द होगा संविधानोत्तर, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल। एग्जाम्पल हमने देखे। फिर उसके बाद आता है ऐसी विधि जो संविधान में नहीं है, तो उसको हमने देखा, उसको हमने कहा या तो गैर संवैधानिक या संविधानोत्तर। इसकी भी 2 प्रकार हैं। यदि ऐसी विधि का निर्माण संसद ने किया है, पार्लियामेंटेरियन इसमें शामिल हो रहे हैं, तो ये विधि सांविधिक विधि है, स्टेचुटरी। और यदि इसमें ये संसद पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, कार्यपालिका पार्टिसिपेट कर रही है, तो ऐसी विधि कार्यपालिका के आदेश पर निर्मित विधि में आएगी, जिसको हम एग्जाम्पल के रूप में देखा नीति आयोग। प्रधानमंत्री ने कहा आज से योजना आयोग खत्म, नीति आयोग शुरू। किसी भी सदन से पास नहीं हुई, विधि के रूप में अस्तित्व में आ गई। फिर हमने देखा आगे असंवैधानिक विधि। तो असंवैधानिक विधि ही नहीं है, या तो वो विधि है और या फिर वो असंवैधानिक नहीं है। कोई भी विधि असंवैधानिक नहीं हो सकती। आज हम इन्हीं शब्दों पे चर्चा करेंगे, आगे वाले शब्दों पे हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।